हेडिंग डालेंगे प्राथमिक रंग, ठीक है, हेडिंग डालेंगे हम लोग प्राथमिक रंग। इस प्राथमिक रंग का जो है अन्य नाम देखिए, इस प्राथमिक रंग का जो है हम लोग अन्य नाम देखेंगे, प्राथमिक रंग का हम लोग अन्य नाम देखेंगे। सबसे पहले जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है। इसी को कहते हैं आपके प्राथमिक रंग को पदार्थ के रंग, इसी को कहते हैं मूल रंग, और इसी को कहते हैं वास्तविक रंग, ठीक है। इसी को कहते हैं वास्तविक रंग, इसी को कहते हैं मुख्य रंग। इतने नामों से जो है हम इसे देखते हैं, प्राइमरी कलर, पदार्थ के रंग, मूल रंग, वास्तविक रंग और मुख्य रंग, ठीक है। ये जो है यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। सबको पता है कि वो 3 कलर कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, ठीक है। RBY, लाल, नीला, पीला, ये 3 जो है हमारे रंग होते। इसमें से लाल को, इसमें जो लाल रंग है इसको कहा जाता है, लाल रंग को स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड कहा जाता है। और इसमें जो नीला रंग है, जो नीला रंग है इसको कहते हैं अल्ट्रामेरिन ब्लू, अल्ट्रा मेरिन ब्लू। इसके बाद से जो हमारा पीला है इसको जो है कहते हैं लेमन येलो। एग्जाम में आपके प्रश्न कभी आएगा, ठीक है। जो है आपका लेमन येलो से संबंधित अगर कभी एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि इसमें लाल रंग, नीला, पीला की जगह पे बहुत सारे ब्लू दे देगा ना, बहुत सारे आपका ब्लू दे देगा, लेमन में भी बहुत सारे लेमन येलो दे देगा, रेड में भी बहुत सारे रेड दे देगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं स्कारलेट रेड हैं, अल्ट्रामैरीन है, उसके बाद लेमन है। आपको याद रखना होगा, इन कलर के साथ जो है इनको भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। वे रंग ठीक है, वे रंग जो शुद्ध होते हैं, वे रंग जो शुद्ध होते हैं, अर्थात किसी भी रंगों के मिश्रण से तैयार नहीं हो, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं, उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है प्राथमिक रंग है और इस प्रकार से जो है हम इसको जानते हैं। इसके बाद हमारा प्राथमिक रंग के बाद से आता है द्वितीयक रंग, ठीक है। प्राथमिक रंग के बाद से आता है द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर, ये हमारा द्वितीयक रंग है, सेकेंडरी कलर है। लिखेंगे प्राथमिक रंगों की किन्हीं 2 प्राथमिक रंगों को किन्हीं 2 रंगतों का मिश्रण करने पर, रंगतों का मिश्रण करने पर जो रंग बनकर तैयार होंगे
उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। आपका जो है लाल, नीला, पीला प्राथमिक है। ये आपका लाल है, ये आपका नीला है और ये आपका पीला है। ठीक है, अगर इन दोनों को हम मिला दें, इस वाली लाइन पे इन दोनों को अगर जो है हम मिला देंगे, लाल और पीला को, ठीक है, लाल पीला को अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा जो है पीला और लाल मिलके जो कलर बनाएगा वो आपका जो है नारंगी कलर बन करके तैयार होगा। अब हम नीला और पीला को मिलाते हैं तो ये हमारा जो है हरा कलर बन के तैयार होगा, और यहीं पे लाल और नीला को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा जो है बैगनी कलर बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये तीन हमारे जो है बन करके कलर तैयार हुए, इन्हीं कलर को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे तीन मिल करके तैयार हो गए, इन्हीं को जो है हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर एक आप लिख लीजिए बैगनी, नंबर 2 पे हरा लिख लीजिए, और नंबर 3 पे आप नारंगी लिख लीजिए। ये आपके जो है 3 कलर हैं। ठीक है, लिखिए आगे। यहाँ पे जो है देखिए बैगनी, हरा, नारंगी, यहाँ पे देखिए हमने बता दिया है रंग चक्र के माध्यम से। ठीक है, रंग चक्र के माध्यम से यानी कि लाल प्लस नीला करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं लाल प्लस नीला। यहाँ आप हरा के सामने करना चाहते हैं नीला प्लस पीला, और लाल प्लस पीला, पीला प्लस लाल। ठीक है, अब इनके मिलाने से आपके जो है 3 कलर बन करके तैयार हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं वर्ण चक्र। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे देखेंगे तृतीयक रंग। ठीक है, तृतीयक रंग। ठीक है, तृतीयक रंग में देखेंगे, लिखिए द्वितीयक रंग में कोई भी द्वितीयक रंग में कोई भी प्राथमिक रंग मिलाने पर जो रंग प्राप्त होता है द्वितीयक रंग में जब हम प्राथमिक रंग मिलाते हैं उसे प्राप्त होता है, उसे तृतीयक रंग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका जैसे अब हम जो है यहाँ पर वर्ण चक्र बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोग वर्ण चक्र बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले लाल, नीला, पीला। यहाँ पे लाल और नीला को मिला लेंगे तो ये आपका
बैगनी बन जाएगा, नीला और पीला को मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा, लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीयक रंग में जब हम प्राथमिक रंग मिलाएंगे तब हमारा जो है तृतीयक रंग बन करके तैयार होगा, और इन रंगों को मिलाने के बाद जो है, इन रंगों को मिलाने के बाद जो है जो दो रंग है वही यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, वही यहाँ पे लिख दिए जाते हैं, लाल बैगनी। लाल बैगनी इसको बोलेंगे लाल बैगनी कलर, लाल बैगनी, लाल बैगनी रंग, लाल बैगनी रंग। ठीक है, इसको सिर्फ बोलेंगे लाल बैगनी रंग। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अब हमारा जो है यहाँ पे बैगनी है, यहाँ पे आपका नीला है। ठीक है, अब यहाँ पे नीला बैगनी कर लेंगे, नीला बैगनी रंग, नीला बैगनी रंग। ठीक है, नीला और हरा है आपका, यहाँ पे करेंगे नीला हरा रंग, नीला हरा रंग। यहाँ पे हरा और आपका पीला है तो यहाँ पे कर लेंगे पीला हरा रंग। यहाँ पे पीला नारंगी है। ठीक है, पीला प्लस नारंगी। ठीक है, आपका यहाँ पे रंग बन गया नारंगी लाल, नारंगी प्लस लाल रंग। ठीक है, एग्जाम में कई बार जो है ये चीज़ माना जा चुका है कि ठीक है, क्या माना जा चुका है, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए तृतीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं। तृतीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं, तृतीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं, यानी कि तीसरे नंबर के कलर हैं ये। ठीक है, ये आपके तीसरे नंबर के कलर हैं, 1 2 3, ये आपका 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6। ये आपके जो है 6 कलर हैं जो तृतीय श्रेणी के हैं, यानी कि तृतीयक श्रेणी के हैं। तृतीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम लिखेंगे प्राग के अनुसार तृतीयक रंग कुल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, तृतीयक रंग कुल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ साइड से थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, चक्र आप लोग बना लीजिए। ठीक है, चक्र आप लोग बना लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे जो है तृतीयक रंग लिख रहे हैं। नंबर 1, ये आपका जो पॉइंट्स है 3 प्रकार के होते हैं, उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं। नंबर 1 लिखिए आलिव, आलिव। नंबर 2 रसैट। नंबर 3 सिरटन, नंबर 3 सिरटन। अब ये किन किन कलर के मिक्स से बनता है, इसको जो है आगे हम बना रहे हैं। इसको भी देखना जरूरी है कि ये जो आलिव है, रसैट है, सिरटन है, किन कलर से मिल करके बनता है। ये जो हमारा आलिव है, ये आपका बैगनी प्लस हरा, बैगनी प्लस हरा। और जो आपका रसैट है, ठीक है, ये बैगनी प्लस नारंगी। और जो आपका सिरटन है
हरा प्लस नारंगी, हरा प्लस नारंगी, ठीक है। इसको देखिए, हरा, बैगनी, हरा, नारंगी, ठीक है। ये जो है अक्सर आपका थोड़ा सा भूल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा ये भूल जाता है। तो इसको याद करने का जो है, इसको याद करने का थोड़ा सा आपको तरीका बता देते हैं जो थोड़ा बहुत इफ़ेक्टिव है, ठीक है। देखिए, बैगनी हरा, बहरा, ठीक है। बहरा, बहरा मतलब ये होता है, बहरा उसे कहते हैं जिसे सुनाई नहीं देता, बहरा उसे कहते हैं जिसे सुनाई नहीं देता। बैगनी हरा, बहरा, ठीक है। लेकिन सुनाई देने वाले को अगर हम बचपन में जैसे कक्षा 6, 7, 8 में हम लोग विलोम बनाते थे, जब हम लोगों को विलोम नहीं पता होता था तो अपने पास से दिमाग लगाते थे और उसके पहले जो है ए लगा देते थे। तो आज हम लोग फिर से बचपन में जाएंगे और इसको क्या कर लेंगे, बैगनी हरा को बहरा तो रखेंगे लेकिन इसे सुनाई देता है आलिव को, इसलिए इसका आलिव का ए यहाँ लाएंगे और बहरा कर देंगे, ए बहरा। इसका मतलब ये सुनता है, ठीक है। रसैट, ब न र, यानी कि बानर, ठीक है। बा हो गया, न रसैट, बानर। ह न र ग और सी र टन, इसमें हमें यहाँ से लेना है, यहाँ से है लेना है। तो कुछ ऐसा वर्ड ढूंढेंगे, कष्ट को दूर करने वाले को कहते हैं हर ना सी, हरनासी। कष्ट को दूर करने वालों को कहते हैं हरनासी, जो कष्ट को दूर करता है। तो शायद अगर ये वर्ड याद रखेंगे आप, ठीक है, ये वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो शायद ये थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है प्राग के अनुसार ये 3 कलर हैं, जो कि अब इसे नहीं माना जाता है। मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि इसे नहीं माना जाता है। आपका जो है केवल और केवल 6 कलर जो है तृतीयक रंगों में माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। तृतीयक रंग के बाद से एक पॉइंट नोट करके लिखिए, ठीक है, या नोट करके ना लिखिए, तृतीयक रंग के बाद से लिख लीजिए विरोधी रंग, विरोधी रंग, विरोधी रंग लिखिए। वर्ण चक्र जो हम बना रहे थे, वर्ण चक्र के आमने सामने के रंग को विरोधी रंग कहते हैं। आमने सामने के रंग को विरोधी, और वो लाइन बिल्कुल सीधी सीधी खींची जाएगी, ऐसे ऐसे करके नहीं खींचा जाएगा। तो इसमें जो है आप लोग वर्ण चक्र में देखेंगे तो ऊपर बिल्कुल अगर लाल है तो उसके जस्ट अगर सीधी लाइन खींचेंगे तो नीचे जो है हमारा हरा पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा हरा है। तो इसीलिए जो है हम आमने सामने को देखेंगे तो अगर 3 हम प्राथमिक करेंगे तो 3 उसके अपोजिट जो है द्वितीयक हो जाएंगे और यहीं पे जो है समाप्त हो जाएगा। सबको पता है, ठीक है, नंबर 1 विरोधी रंग, सबको पता है कि लाल का हरा होता है, लाल का हरा होता है, ठीक है। एक याद कर लीजिए नैन, एक याद कर लीजिए नाना को, ठीक है, नाना को याद करिए नीला, ठीक है, और नारंगी, नारंगी, ठीक है। न से न यानी कि नानी कर लीजिए, नाना कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, न से न को मिला दीजिए, लाल हरा प्रसिद्ध है। और नंबर 3 पे बचा कौन, प्राथमिक रंग में पीला ही तो बचा और यहाँ पे आपका बैगनी बचा, तो इसको जो है आप लोग बैगनी कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये 3 रंग जो है हो गए, यानी कि विरोधी रंग। अब हम देखेंगे तटस्थ रंग। तटस्थ रंग किसे कहते हैं, तटस्थ रंग, तटस्थ रंग जो है किसे कहते हैं देखेंगे, लिखिए, देखिए, काले व सफेद रंग को, काले व सफेद रंग को तटस्थ रंग कहते हैं, तटस्थ रंग कहते हैं।
क्योंकि इनका कोई अपना वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, इनके अंदर रंगत नहीं होता है। यही कारण है कि इनको शून्य वर्णीय रंग भी बोला जाता है, एक्रोमेटिक कलर, शून्य वर्णीय इनको बोला जाता है। तो काले सफ़ेद को जो है तटस्थ रंग कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे काला सफ़ेद, ठीक है, इनके मध्य मिश्रण की, लिखेंगे आगे इसी में, काला सफ़ेद, इनके काला सफ़ेद, इनके मध्य मिश्रण की धूसर रंगते, काला सफ़ेद, इनके मध्य की मिश्रण, इनके मध्य की मिश्रण, जब इन दोनों को मिलाया जाता मिश्रण की धूसर रंगते, मिश्रण की धूसर रंगते यानी कि ग्रे कलर्स, ठीक है। धूसर रंगते को क्या कहेंगे? ग्रे कलर कहते हैं। ग्रे कलर एक्रोमैटिक, ग्रे कलर एक्रोमैटिक वर्ण शून्यता कहलाती हैं, वर्ण शून्यता कहलाती हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा तटस्थ रंग जो है, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो काला और सफ़ेद याद रखिएगा। लेकिन जब आपसे कभी पूछे कि काले और सफ़ेद रंग को मिलाने के बाद से जो है कौन सा रंग बनता है, तो आपका जो है ग्रे कलर बनता है, जिसको धूसर रंग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। लिखेंगे समीपवर्ती कलर, समीपवर्ती कलर। देखेंगे समीपवर्ती कलर, लिखिए समीपवर्ती रंग उन्हें कहते हैं एनालॉग कलर। लिखेंगे समीपवर्ती रंग उनको कहते हैं समीपवर्ती रंग उनको कहते हैं जो एक ही परिवार के, अर्थात एक ही परिवार के, अर्थात एक ही भांति के वर्ण, अर्थात एक ही भांति के वर्ण विद्यमान हो, एक ही भांति के वर्ण विद्यमान हो। जैसे चलिए लेते हैं, पीला ले लेते हैं, ठीक है, पीला ले लेते हैं। उसके बाद जो है पीला को अगला हमारा जो स्टेप बन करके तैयार होता है वो थोड़ा सा पीला नारंगी होगा, पीला नारंगी, और यही तो आपका तृतीयक कलर होगा। इसके बाद से आपका पूरा नारंगी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बन करके तैयार होता है। एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक रंग को मिलाने से जो है समीपवर्ती रंग बन करके तैयार होते हैं। मनोवैज्ञानिक कलर, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कलर अब इसमें देखेंगे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कलर में ठीक है, मनोवैज्ञानिक कलर में देखते हैं। लिखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने लाल हरा नीला पीला, लाल हरा नीला पीला, लाल हरा नीला पीला, ठीक है,
इन चार मुख्य रंगतों को, इन चार मुख्य रंगतों को, मुख्य रंगतों को आधार बनाया तथा इन्हीं के आधार पर, आधार बनाया तथा इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के आधार पर आदर्श वर्ण चक्र प्रस्तुत किया। आधार पर इन्होंने आदर्श वर्ण चक्र प्रस्तुत किया, वर्ण चक्र जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, वर्ण चक्र इनका बनाते हैं। लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, और यहाँ पे जो है लाल, नील, हरा कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए पीला। ये चार इनके रंग हो गए। क्लियर है? इनके ये चार रंग हो गए। इन्हीं को जो है इन्होंने आधार बनाया। लाल और पीला मिला देंगे तो आपका कौन सा कलर बन जाएगा? नारंगी। नारंगी। पीला और हरा जब हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा पीला हरा। पीला हरा, इसको हम बोल सकते हैं धानी टाइप का कलर जो बनता है। नीला और हरा मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा नीला हरा, यानी कि समुद्री कलर। समुद्री कलर। और जब लाल और नीला को देखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा बैगनी। ठीक है, बैगनी। अब आप ऐसे समझिए कि इन्होंने ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में, लिखिए ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल 8 रंग हैं। कुल 8 रंग हैं तथा रंगतें कुल 24 हैं। एक वर्ण के 3 रंगतें होती हैं, डार्क, उसके बाद थोड़ा सा लाइट और बिल्कुल लाइट। तो वही जो एक रंग की 3 रंगतें हैं, इस प्रकार से रंगतें अगर कभी पूछे ओस्टवाल्ड की तो आपको 24 लगाना है, और अगर रंग पूछे तो आप लोगों को जो है 8 रंग बताना है ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारी ये मनोवैज्ञानिक कलर हो गए। अब हम देखेंगे रंगों के प्रभाव। रंगों के प्रभाव देखें। रंग प्रभाव। रंग प्रभाव लिखिए। रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं। 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 रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं जिनका संबंध हमारी भावनाओं से होता है। भावनाओं से होता है। ठीक है, कोई भी रंग होता है, ठीक है, उसमें पार्टिकुलर जो है आपकी उसमें भावना छिपी रहती है। ठीक है, पार्टिकुलर उसमें आपकी भावना छिपी रहती है। और इन कलर का प्रयोग आम लोग तो करते नहीं हैं। जब भी करते हैं, कलाकार करते हैं, तो चित्र बनाने से पहले उनकी अपनी भावना होती है, और जिस दृष्टिकोण से जो उनको अभिव्यक्ति मिलती है, भावनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति मिलती है, और उसी अभिव्यक्ति को आकार दे देते हैं
और वो रंग उसमें प्रयोग कर देते हैं, इसीलिए इसका संबंध जो है हमारी भावनाओं से है। रंगों को प्रभाव के आधार पर, रंगों को लिखेंगे हम लोग, रंगों को प्रभाव के आधार पर, रंगों को प्रभाव के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। रंगों को प्रभाव के आधार पर, प्रभाव के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप ही के परिवार में, हमारे परिवार में, सभी के परिवार में, एक ही परिवार में अगर 10 सदस्य हैं, ठीक है, 10 सदस्य को जो है कलर का कम्बिनेशन अपना समझ में आता है, ठीक है। परिवार में कुछ लोग ऐसे होंगे, जब भी वो मार्केट, आप उनके साथ नहीं जा रहे हैं मार्केट में, अगर वो जाएंगे कपड़े लेकर के आएंगे, बैग लेकर के आएंगे, या फिर कोई जैसे प्लास्टिक के जो है चीज़ लेकर के कुछ भी लेके आएंगे, उनका पार्टिकुलर जो है एक कलर होता है, पार्टिकुलर उनका जो है एक कलर होता है, ठीक है। उसी कलर के इर्द गिर्द उनका जो है माइंडसेट काम करता है। उस कलर के वो बाहर निकल नहीं पाते हैं, उस कलर के बाहर वो निकल नहीं पाते हैं। ये सबके बात होती है, जो भी लोग इस दुनिया में हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो उस कलर से वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। अगर मुश्किल से उस कलर से बाहर निकल भी जाते हैं तो ठीक है, वो 1-2 बार उनके साथ ऐसी घटना होती, मैक्सिमम टाइम जो एक कलर के इर्द गिर्द वो जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो इर्द गिर्द उस कलर को घूमते रहते हैं, वो उनकी मानसिकता का वो एक प्रभाव होता है, क्योंकि 2 ही कलर होते हैं, या तो लोगों को शांत कलर पसंद आते हैं, या तो लोगों को जो है शांत के अलावा प्रभावी रंग या गर्म रंग पसंद आते हैं। शांत में आपके यानी कि ठंडे रंग आ जाएंगे, गर्म में जो आपके प्रभावी रंग आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो 2 ही भाग बटे हैं। नंबर 1 गर्म रंग, नंबर 1 गर्म रंग, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं उष्ण, उष्ण वर्ण। इसी को कहते हैं हम लोग अग्रगामी रंगते, अग्रगामी रंगते, अग्रगामी रंगते। कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नारंगी, लाल, पीला, नारंगी, लाल, पीला, नारंगी। अग्रगामी रंगते का मतलब आप ये समझिए कि अगर हमें जो है चित्र में हाईलाइट पॉइंट दिखाना होता बिल्कुल नज़दीक में जब हमें कलर दिखाना होता, कोई भी आप चित्र बनाइए, नज़दीक में आप कलर कभी भी लैंडस्केप बनाइए और नज़दीक में बनाइए, तो नज़दीक में आप चाहेंगे कि इन रंगों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि पृष्ठभूमि आपका पीला नारंगी होता है, लाल का कम्बिनेशन से आप लोग पृष्ठभूमि, लेकिन जैसे जैसे लैंडस्केप में आप दूर जाते हैं वैसे ही ब्लू और वाइट की तरफ आप लोग बढ़ते जाते हैं। तो एक यही कारण है कि अग्रगामी रंगते लाल, पीला, नीला को माना गया है, ठीक है। क्योंकि यदि आप उल्टा लगा देंगे तो जो मुख्य विषय आप बिल्कुल फ्रंट पे दिखाना चाहते हैं वो विषय नहीं दिखेगा, पीछे लाल, पीला, नीला ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि तरंग गति सबसे अधिक लाल की होती है, ठीक है। पूरा चित्र आप बना दीजिए, लाल रंग का सूर्य बना दीजिए, वो बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी हमें दिखते हैं। चलिए नंबर 2 ठंडे रंग, ठीक है, ठंडे रंग, और इनको कहते हैं जो है पृष्ठगामी रंग, पृष्ठगामी रंग, यानी कि जो हम बिल्कुल पीछे झाड़, पत्ती, पहाड़, नदी, झील दिखाते हैं, नीला, हरा, आसमानी, नीला, हरा, आसमानी, नीला, हरा, आसमानी को जो है हम देखते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं आगे लिखते हैं, इन्हीं के बारे में लिखते हैं, रंग प्रभाव के बारे में ही लिखते हैं। लिखिए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, पॉइंट्स में लिखेंगे, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई या तरंग गति, ठीक है, सब एक ही है। तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसलिए सर्वाधिक होती है
इसलिए सर्वाधिक होती है, इसलिए यह रंग हमारी आँखों को सबसे पहले, इसलिए यह रंग हमारी आँखों को सबसे पहले दिखता है, सबसे पहले दिखता है। आगे देखेंगे जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है, जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है, वे रंग सूर्य तथा आग के बेहद समीप होते हैं। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट पे प्रश्न बनते हैं। वे रंग सूर्य, यानी सूर्य का मतलब आप ये नहीं कि सूर्य के पास जाके रहते हैं, नहीं, उनके कलर से मैच करते हैं। वे रंग सूर्य तथा अग्नि के पास रहते हैं, अग्नि के समीप रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, इनको बहुत देर तक देखने पर कठिनाई का अनुभव होता है। इनको बहुत देर तक देखने पर कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके विपरीत लिखेंगे, इसके विपरीत ठंडे रंगों को ठीक है, अधिक समय तक देखा जा सकता है, अधिक समय तक देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। रंगीन आकृतियाँ, ठीक है, ये दोनों रंगों के इसमें दोनों रंगों का प्रभाव ऊपर है। ठीक है, रंगीन आकृतियाँ, ठीक है, रंगीन आकृतियाँ श्वेत श्याम आकृतियों की अपेक्षा आकृतियों की अपेक्षा 15 गुना अधिक प्रभावशाली होती हैं। 15 गुना अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, मानव अपनी आँखों से 378 रंगते देख सकता है। 378 रंगते देख सकता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। मानव पर पड़ने वाले रंगों के, ठीक है, रंग प्रभाव, ये देखिए, ये हेडिंग रंग प्रभाव ही है, ये हेडिंग आपकी रंग प्रभाव ही है, मुख्य हेडिंग रंग प्रभाव ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है एक छोटी सी हेडिंग है, मानवों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक रंगों का प्रभाव। मान लीजिए रंगों का प्रभाव अलग अलग तरीके से है, तो हमने वो तो देखा, लेकिन मानवों पर भी तो थोड़े बहुत पड़ते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। लिखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो इसमें आता ही है। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम में आप देखेंगे, एग्जाम में बैठेंगे एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है। चलिए, सबसे पहले
लाल, सबसे पहले लाल लिखिए। उत्तेजना, प्रसन्नता, क्रोध। रंग प्रभाव मुख्य हेडिंग है, जितना हमने पॉइंट आपको बताया है, ठीक है। रंग प्रभाव हमारा मुख्य हेडिंग है। इसके अंतर्गत जितना हमने पॉइंट बताया है, उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है मानवों पर। अभी तक क्या था, मानव को जो है दो भागों में बांटा जाता, जो रंग प्रभाव के दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे दो भाग होगा। वो दो भाग जो होगा वो हमारा एक ठंडा होगा, एक गर्म होगा। लेकिन मानवों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक रंगों का भी तो प्रभाव है। जितने रंग हैं वो मानव के मस्तिष्क पे कोई न कोई प्रभाव डालते हैं, उसी की बात हो रही है। रंग प्रभाव के अंदर छोटा सा हेडिंग है, ये छोटा हेडिंग है। लाल उत्तेजना, उत्तेजना कामा, प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम। प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, खतरा, श्रृंगार, कामुकता। खतरा, श्रृंगार, कामुकता, ओजस्विता, साहस, ओजस्विता, साहस इत्यादि। लाल रंग के ये प्रभाव होते हैं। पीला, पीला देखेंगे आशा, प्रसन्नता, प्रकाश। आशा, प्रसन्नता, प्रकाश। आशा, प्रसन्नता, प्रकाश। बुद्धिमता, दिव्यता। बुद्धिमता, दिव्यता, ठीक है। चमक आदि, चमक इत्यादि, ठीक है। आपको बता दें, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा गर्म रंग, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक गर्म रंग जो है आपका होता है पीला। लाल नहीं होता। अगर किसी के माइंड में लाल होगा तो उसे मत रखिएगा, पीला होता है। और सर्वाधिक ठंडा रंग जो होता है, सर्वाधिक जो ठंडा रंग होता है, जैसे सर्वाधिक पीला आपका गर्म रंग है, वैसे ही ठंडा जो है आपका नीला है। ध्यान रखिएगा दोनों रंग। बच्चों के रूम में इसीलिए जो है नीले रंग का, हरे रंग का पर्दा लगाना चाहिए, ठीक है। उनके मानसिक संतुलन के लिए ठीक माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीला, आगे जो है हम लोग नीला रंग देखते हैं। इनके क्या प्रभाव हैं लिखिए। शीतलता, आनंद, राजस्व। शीतलता, आनंद, राजस्व। राजस्व, रात्रि, जल, आकाश। रात्रि, जल, आकाश। निराशा, मानसिक अवसाद, स्थिरता। निराशा, मानसिक अवसाद, मानसिक अवसाद, निराशा, कामा निराशा के बाद लिखिए। स्थिरता, ईमानदारी, विस्तार। स्थिरता, ईमानदारी, विस्तार, दूरी इत्यादि। दूरी इत्यादि। आगे देखेंगे हरा, हरा रंग देखेंगे। प्रकृति, शांति, सुरक्षा। प्रकृति, शांति, सुरक्षा। समृद्धि, समृद्धि, ठीक है। विश्राम, यौवन, प्रजनन। विश्राम, यौवन, प्रजनन इत्यादि। आगे देखेंगे नारंगी,
नारंगी। ज्ञान वीरता लपट प्रेरणा, ज्ञान वीरता लपट प्रेरणा इत्यादि। आगे देखेंगे बैगनी, बैगनी रंग। राजसी, राजसी प्रभाव होता है इसमें। रहस्य, रहस्य। सम्मान, मृत्यु इत्यादि। आगे देखेंगे सफ़ेद, सफ़ेद। शांति, एकता, उज्ज्वलता। शांति, एकता, उज्ज्वलता, उज्ज्वलता। स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता। ठीक। पवित्रता, सत्य, पवित्रता, सत्य इत्यादि। आगे देखेंगे ग्रे, ग्रे। परिपक्वता, धैर्य, परिपक्वता, धैर्य। काला देखेंगे बुराई, भय, अवसाद। बुराई, भय, अवसाद। ठीक। शोक, अंधेरा, शोक, अंधेरा इत्यादि। ये आपके रंगों के प्रभाव हैं। ये आपके जो है रंगों के प्रभाव हैं। चलिए, रंग के गुण, रंग के गुण। रंग के गुण लिखिए। रंग रंगों को गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर के 1 रंगत। नंबर 2, नंबर 1 है आपका रंगत। नंबर 2 मान, मान। और नंबर 3 है आपका सघनता, सघनता। ठीक है। आगे देखेंगे ह्यू। ठीक है। मान को वैल्यू, वैल्यू। और सघनता को देखेंगे इंसेंटिटी। ठीक है। इंसेंटिटी। ठीक। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। क्लियर है। आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, एक बार इसके बारे में जो है आप लोगों को बता देते हैं कि तीनों है क्या। ठीक है। ये जो आपका रंगत है और आपका जो है ये मान है और आपका सघनता है, इंटेंसिटी। ठीक है। इंटेंसिटी। इन दोनों में जो है, इन तीनों में क्या मुख्य अंतर है उसको जो है आप लोग बहुत बारीकी से जो है समझिएगा। ठीक है। कि इन दोनों में, तीनों में क्या अंतर है, बिल्कुल बहुत जो है बारीकी से समझिएगा। रंगत के बारे में, ठीक है। उसके बाद मान के बारे में, ठीक है। उसके बाद आप सघनता के बारे में बहुत प्लेन तरीके से, सिंपल तरीके से बताएंगे। रंगत,
रंगत किसी रंग की रंगतें, किसी रंग की रंगतें, यानी कि कोई भी जब हम कलर उठाते हैं, हमने ले लिया मान लीजिए पीला कलर, हमने ले लिया लाल कलर, हमने ले लिया हरा, तो यहाँ रंगत का मतलब होता है, ह्यू का मतलब होता है कि अगर हमने पीला कलर लिया है तो इस पीले के अंदर लालपन तो नहीं है, ये लाल है तो इसके अंदर पीलापन तो नहीं है, ये हरा है तो इस पे जो है कालापन तो नहीं है। इसका मतलब है रंगत का मतलब इस रंगत से हम ये पहचान पाते हैं, सीधा समझिए, हम ये पहचान पाते हैं कि ये रंग पीला है, ये रंग लाल है, ये रंग हरा है। ठीक है, रंगत को, रंगत से पीलापन को, रंगत से जो है कलर में उसके जो है रंगपन को हम पहचान पाते हैं, जैसे पीला है पीलापन, लालपन हरापन। इसका मतलब ये है कि जो कलर होता है उस कलर का हम पहचान कर पाते हैं रंगत के अंतर्गत। वहीं जब हमारा मान आ जाएगा, मान आ जाएगा तो मान में हम देखते हैं, वैल्यू में देखते हैं कि एक कलर के जो है वैल्यू क्या है। ठीक है, एक कलर के वैल्यू क्या है, वैल्यू का मतलब होता महत्व। हमें पीला कलर पसंद है, क्लियर है, लेकिन हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया पीले कलर का हमें ये चीज़ दिखा दीजिए आप, तो वो आपको पीला लेकर के आता है, उसका 10-20 शेड लेकर के आता है, 5 शेड 15 शेड लेकर के आता है, फिर आपको आपके पसंद का कलर पीला आपको उठाना है। ठीक है, आपको आपके पसंद का जो है पीला कलर उठाना है। तो ये होता है हमारा पीलेपन का पहचान, यानी कि हल्का पीला, गहरा पीला, मध्यम पीला, ये पीलेपन का हमारा पहचान है। यहाँ इसके पहले देखिए, मान मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलर की ही पहचान हमारा जो है रंगत होता है। अगर पीलेपन में पीलापन ना हो तो ये पीला क्यों, लेकिन इसमें गहरापन, हल्कापन और बहुत ज़्यादा जो है लाइटपन हो तो ये हमारा मान, इसका वैल्यू बताता है कि ये रंग कितना वैल्यू है, इस रंग में कितने वैल्यू में क्या है। यानी कि सफ़ेद आप बढ़ाते जाएंगे, ये हल्का होता जाएगा, इसका मान घटता जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है सघनता, इंटेंसिटी की हम बात करेंगे, सघनता की बात करेंगे। इस सघनता, इंटेंसिटी का मतलब होता है प्योरता, यानी कि कितना अधिक प्योर, कितना अधिक प्योर कलर है, यानी कि लाल में कितनी प्योर, कितना शुद्ध ये लाल है, तो इसमें जो है तीव्रता हमें दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि जब हम लाल कलर में कभी कभी ब्लैक मिला देते हैं, वाइट मिला देते हैं, तो इसकी तीव्रता कम हो जाती है। और सिर्फ आप जो है बिल्कुल नए फ्रेश कलर से, नए फ्रेश ब्रश से आप कलर लेकर के कैनवास पे या फिर आप जो है कार्टेज पे कहीं भी लगा दीजिए, हैंडमेड पेपर पे, स्पेशली केवल एक कलर, तो जो प्रभाव उसमें आएगा, और बाकी अन्य कलर को, रेड को ही मिलाइए, मैक्सिमम रेड रखिए उसमें, बाकी अन्य कोई कलर, तो उसमें जो है आपका धुंधलापन आ जाता है। यानी कि ये सघनता, इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इसमें कितना ज़्यादा तीव्रता है मुख्य कलर की, यानी कि लाल रंग की चमक, लाल रंग के सारे शेड और लालपन, हमें ये पता तो चले कि ये रंग हमारा जो है लालपन में बना हुआ है। लिखेंगे, लिखेंगे रंगत ह्यू के सामने, यह रंग की प्रकृति होती है, यह रंग की प्रकृति होती है। सीधी सी बात है, नेचुरलिटी जो हमने बताया है, नेचुरलिटी प्रकृति होती है, सिंपल है, प्रकृति होती है। जैसे लालपन, हरापन, पीलापन इत्यादि आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हम कहें कि ठीक है हम लाल कपड़ा जो है लेने जा रहे हैं लाल, और हमको जो है लाल नहीं दिखा रहा, पिंक दिखा रहा और कह रहा नहीं ये लाल है, तो वो फिर आपका जो है उसका ह्यू नहीं है। मान का देखेंगे, ठीक है, मान का देखेंगे आगे। ठीक है, ये वह गुण है, ठीक है, रंगत जो है, अगर किसी कलर में रंगत ना हो या हमारे अंदर रंगत पहचान करने की कला ना हो, तो यानी कि रंगत, जो रंगत है कलर का, रंग का, वह गुण है जो हमें लाल से, हरा से, पीला से, दोनों को जो है अंतर कराता है। यानी कि रंग का क्या काम है, लिख देते हैं, ठीक है, यह वह गुण है, यह वह गुण है जो, यानी कि गुण ही तो है रंग का, यानी कि रंगत, यह वह गुण है जो लाल, हरा, पीला के मध्य, यानी कि लाल, हरा, पीला के मध्य, ठीक है,
दर्शक को अंतर समझ आता है, समझ आता है, दर्शक को अंतर समझ आता है। ठीक है, चलिए अब मान को देखते हैं, ये क्या है। ठीक है, रंग के हल्केपन व गहरेपन को, रंग के हल्केपन व गहरेपन को मान कहते हैं, मान कहते हैं। रंग के हल्केपन व गहरेपन को मान कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जैसे हल्का हरा, गहरा हरा। ठीक है, आगे देखेंगे सघनता, इंटेंसिटी, ये क्या होती है? यह रंग की शुद्धता का परिचायक है, यह रंग की शुद्धता यानी कि प्योरिटी, ठीक है, का परिचायक है। सिंपल सी बात है कि अगर इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ये तीव्र होता है। ठीक है, सघनता रंग की, ठीक है, सघनता रंग की क्रोमा तीव्रता पर निर्भर होती है। सघनता रंग की क्रोमा पर निर्भर होती है, ठीक है, निर्भर होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सघनता रंग की क्रोमा पर निर्भर होती है, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि सघनता, आगे देखेंगे, सघनता को रंग का बल कहा जाता है, रंग का बल कहा जाता है, रंग का बल कहा जाता है। कैसे? रंग का बल, ये रंग है, इसका अपना बल होता है, पहलवान है उसका अपना बल होता है, फाइटर है उसका अपना बल होता है, ठीक है, कलाकार है उसका अपना बल होता है। जो काम पहलवान करेगा वो कलाकार नहीं करेगा। यानी कि एक कलाकार के अंदर जो उसकी, ठीक है, एक कलाकार के अंदर जो उसकी मतलब कह सकते हैं कि मुख्य विशेषता होती है, ठीक है, वही उसकी पहचान होती है। रंग का बल इसीलिए सघनता को कहा जाता है। जितना प्योर होगा उतना तीव्र दिखेगा, उतना जो है हमें अच्छा दिखेगा। तो इसका पहचान जो है यही है। ठीक है, आगे देखेंगे, किसी रंग में सफ़ेद मिलाते हैं तो टिंट कहा जाता है। नोट करके लिखिए, किसी रंग में सफ़ेद रंग को मिला दें तो उसे टिंट कहा जाता है। टिंट का मतलब होता है प्रकाश, टिंट का मतलब शेड होता है, कहा जाता है। देखिए जब हम, ठीक है, कहीं का कल्चर होता है, बहुत बार जो है इस समाज में हुआ है, जब कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो उनके मतलब वो किसी व्यक्ति के द्वारा जो है कोई गलत काम किया जाता है तो उसके चेहरे पर जो है काला रंग पोत करके, गधे पे बैठा करके, जूते चप्पल की माला पहना करके उसे घुमाया जाता है। ये जो है हमारे समाज में देखने को मिलता है अक्सर। किसी नेता का जो है हमें कोई चीज़ नहीं पसंद आता है तो हम जो है उसको ब्लैक झंडा दिखाते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की स्पीच अगर हमको स्पीच नहीं समझ में आता है तो आपने अक्सर सुना होगा स्याही फेंक दी जाती है। ये सब जानते हैं किस चीज़ का प्रतीक है? मान घटाने का, यानी कि मान, किसी का वैल्यू घटाने का, ठीक है, किसी का वैल्यू घटाने का, किसी भी व्यक्ति का वैल्यू घटाने का, ठीक है। जैसे अभी हाल ही में जो दृष्टि कोचिंग है या बहुत सारी कोचिंगें हैं, उनकी वैल्यू, उनकी मान घटाने के लिए जो है कोर्ट द्वारा आदेश आया है कि आप लोग जो है मॉक टेस्ट में पास हुए लोगों का जो है गलत तरीके से आप लोग पोस्टर पे दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मामला है उन लोगों का, तो उनका मान घटा, ठीक है। इसी प्रकार से जो काला रंग होता है उसमें क्या होता है, लिखिए, जब हम किसी रंग में काला रंग मिलाते हैं, जब हम किसी रंग में काला रंग मिलाते हैं तो
उसका मान घटता है तथा उसे शेड कहते हैं, उसे शेड कहते हैं, शेड कहते हैं, उसे शेड कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए होता ये है कि इसी में मान में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। होता ये है कि ये 2 पॉइंट हमारे नोट पॉइंट में हो गए। अब मान से संबंधित है 2 पॉइंट, जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है। अपने आप अपने लाइफ में आप उसको जो है देखिए कि जब होता ये है कि जब कोई अच्छा काम करता तो उसे सम्मानित किया जाता है, और उसे जो है साल या जो है साल से सम्मानित किया जाता है। और जो साल या चद्दर होता है आप उसको कह सकते हैं कि लगभग थोड़ा सा पीले में होता है, लेकिन लगभग सफ़ेद की टाइप का होता है। यानी कि अगर मान आपको घटाना है, ठीक है, तो उसे ब्लैक दिखाइए, ब्लैक स्याही फेंकिए, ठीक है, ब्लैक झंडा दिखाइए या ब्लैक कलर से चेहरे को जो है ढक दीजिए। तो ये आपका जो है मान घटाने का काम होगा, और सफ़ेद कलर का प्रयोग होगा तो मान घटाने जो है बढ़ाने का काम करेगा। तो ये जो हमारा मान है, यानी कि तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उसका मान बढ़ जाता है, ठीक है। किसी रंग में सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो उसका मान वैल्यू बढ़ जाता है तथा किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो, तथा किसी रंग में काला रंग मिला दिया जाए तो उसका मान घट जाता है, उसका मान घट जाता है। तो ध्यान रहे, किसी रंग में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसको टिंट कहा जाता है, किसी रंग में काला रंग मिलाते हैं तो मान जब आपका घटता है तो वो शेड कहलाता है, और यहाँ पे जो है वैल्यू बढ़ जाता है जब सफ़ेद मिला देते हैं, और काला मिला देते हैं तो वैल्यू घट जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिए, चारों पॉइंट याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, वर्ण रंग नियोजन या संयोजन। वर्ण संयोजन या नियोजन। वर्ण रंग नियोजन लिख लीजिए, रंग नियोजन, रंग नियोजन, ठीक है। लिखिए, वर्ण शून्यता नंबर 1, वर्ण शून्यता एक्रोमैटिक, लिखिए, काले एवं सफ़ेद रंग के विभिन्न तानों से एक्रोमैटिक, काले व सफ़ेद रंग के विभिन्न तानों से, काले व सफ़ेद रंग के विभिन्न तानों से चित्रण कार्य पूर्ण किया जाता है। आगे देखेंगे नंबर 2 पे देखेंगे, एक वर्णीय नियोजन, एक वर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय रंग योजना मोनोक्रोम, एक ही रंग के विभिन्न तानों से, एक ही रंग के
विभिन्न तानों से चित्रण कार्य पूर्ण किया जाता है। बहुवर्णीय रंग योजना, बहुवर्णीय रंग योजना, बहुवर्णीय रंग योजना, ठीक है, बहुवर्णीय रंग योजना, ठीक है, इसको कहते हैं पॉलीक्रोम, पॉलीक्रोम। लिखेंगे एक ही चित्र में एक से अधिक विभिन्न रंगों का प्रयोग करके चित्र पूर्ण किया जाता है, ठीक है। जो हम लोग ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग बनाते हैं तो एक वर्णीय रंग योजना, शून्य वर्णीय रंग योजना होता है। और जब हम जो है एक ही, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोम पेंटिंग, यानी कि पर्पल ले लेंगे, पर्पल से पूरा शेड तैयार कर देंगे, ग्रीन से पूरा शेड तैयार कर देंगे, वो हमारा एक वर्णीय मोनोक्रोम होता है। और जिस तरह से हम लोग आलेखन लैंडस्केप का निर्माण करते हैं कई कलर से, तो हमारा जो है बहुवर्णीय रंग योजना होता है, ठीक है, बहुवर्णीय रंग योजना होता है। चलिए आगे देखेंगे तान, ठीक है। नंबर 4 पे हमारा जो है तान है, लिखेंगे तान को देखेंगे। हमारा तीसरे नंबर का वर्ड जो है तत्व में कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे तान को। लिखिए नंबर 4 तान, टोन, ठीक है, तान को टोन कहेंगे, TONE। लिखिए रंगत के हल्केपन या गहरेपन को तान कहते हैं। रंग के हल्केपन या गहरेपन नहीं, ध्यान रहे, रंगों के हल्केपन या गहरेपन को नहीं, वरना आपका जो है ये क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मान हो जाएगा। जब कोई विशेष एक रंग होता है, ठीक है, और रंग का जो है अपना हल्कापन या गहरापन होता है तो उसको जो है मान कहते हैं रंग के। और वहीं पे जब हमारा टोन होगा तो टोन एक विशेष कलर में तो होगा नहीं, विशेष एक कलर में टोन तो आपका होगा नहीं। जब भी होगा आपका टोन अलग अलग रंगों के सेट से बना होगा, यानी कि रंगत के हल्के और गहरेपन को, रंग के नहीं, रंगत के हल्के और गहरेपन को जो है टोन कहा जाता है। तो लिखेंगे हम लोग, लिखिए एग्जैक्ट ये टोन है क्या, तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है, परिभाषा इसका हम लिख लेंगे, परिभाषा लिख लेंगे, रंगत के गहरे व हल्केपन को टोन, तान कहा जाता है, ठीक है, रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसे मान एवं प्रकाश भी कह दिया जाता है। लिखिए इसे कभी कभी मान व प्रकाश भी कह दिया जाता है, जैसे बता रहे हैं, ठीक है, रंगत के गहरे व हल्केपन को प्रकाश भी कह दिया जाता है और मान भी कह दिया जाता है, ठीक है, अपना अपना जो है मानना है। देखिए तान का वर्गीकरण, ये हमारा तान है ना, ये परिभाषा हो गया। अब अगला हेडिंग है हमारा तान का वर्गीकरण। तान का वर्गीकरण में देखेंगे हम लोग, लिखिए तान तीन प्रमुख भागों में, तान तीन प्रमुख भागों में
प्रमुख भागों में बटा हुआ है, बटा हुआ है। ठीक है। नंबर एक प्रकाश, नंबर एक प्रकाश, इसको कहते हैं लाइट, इसको कहते हैं लाइट या टिंट। ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारा मध्यम प्रकाश, मध्यम प्रकाश, और इसको कहते हैं, मध्यम प्रकाश को मिडिल लाइट, यानी कि इसको कहते हैं मिड लाइट, मिड लाइट कहते हैं। और नंबर 3 पे आपका फिर आपका डार्क आ जाएगा। ठीक है, छाया आ जाएगा यहाँ पे, छाया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा शेड, यहाँ पे आपका डार्क हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये बटा हुआ है। कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारा प्रकाश है। ठीक है, ये हमारा जो है मध्यम लाइट है, और हम बात कर रहे हैं अब छाया का। ठीक है, इस प्रकार से जो है हमारा बना होगा। ठीक है, इधर हमारा ज़्यादा डार्क होगा बिल्कुल, फिर बीच में हमारा जो है ये हमारा डार्क हो गया, ये हमारा मीडियम डार्क हो गया, और ये हमारा जो है लाइट हो गया, टिंट हो गया। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये बटा होता है। 3 इसका वर्गीकरण जो है होता है। चलिए बताइए, छाया प्रकाश को विंची ने सबसे पहले प्रयोग किया है या खोजा है? ठीक है, किस नाम से बताइए, किस नाम से? पता है ना आप लोगों को? चिरास्क्यूरो, चिरास्क्यूरो नाम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, चिरास्क्यूरो नाम से जो है इन्होंने खोजा इसको। ठीक है, लिखेंगे तान के महत्व एवं प्रयोग। क्या था ये? तान है, टोन है, परिभाषा हो गया, तान का वर्गीकरण हो गया। अब हम तान का महत्व भी तो समझेंगे कि तान का महत्व क्या है, तान का महत्व है क्या। लिखेंगे तान के महत्व एवं प्रयोग, तान के महत्व एवं प्रयोग, तान के महत्व एवं प्रयोग। लिखेंगे तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर, तान के प्रयोग से, तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर, द्विआयामी धरातल पर, द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। इसके द्वारा दृष्टिभ्रम, दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा दृष्टिभ्रम, इसके द्वारा दृष्टिभ्रम भी उत्पन्न किया जाता है, इसके द्वारा दृष्टिभ्रम भी उत्पन्न किया जाता है, इसके द्वारा दृष्टिभ्रम भी उत्पन्न किया जाता है। तो ये था आपके तान का महत्व एवं प्रयोग। ठीक है, तान के महत्व एवं प्रयोग था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग पोत, नंबर 5 पे हम लोग पोत देखेंगे। अब टेक्चर, चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, पोत।
पोत टेक्चर। पोत टेक्चर के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टेक्चर के बारे में अगर जिनको पोत के बारे में नहीं पता, जो ये शब्द है, जो ये लैंग्वेज है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, वर्ड के बारे में कि पोत होता क्या है, तो इंग्लिश जब आपका टेक्चर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्चर किसी भी चीज़ के जो धरातलीय गुण होते हैं, धरातलीय गुण, यानी कि देखिए इसका जो टेक्चर है बिल्कुल प्लेन है, इसका जो टेक्चर है बिल्कुल प्लेन है। वहीं जब आप कैनवास का टेक्चर प्रयोग करेंगे तो खुरदरा है। उसके बाद से जब आप एक कटहल जो आपका सब्जी होता है, फल भी होता है, सब्जी भी होता है, अगर इसके टेक्चर की बात करेंगे तो बहुत अधिक जो है नुकीली होती है। उसके बाद जो है बहुत सारे कांटों के पौधे होते हैं, कांटों के पौधे होते हैं, जब आप उनको प्रयोग करेंगे तो वो आपको चुभ जाएंगे, क्योंकि जो है ये कटहल के फल से भी ज़्यादा इनके अंदर नुकीले टेक्चर होते हैं। क्लियर है। और इस जो है ब्लैक बोर्ड से लेकर के हम देखेंगे कि शीशे हैं, उस पर भी आपका बहुत प्लेन टेक्चर होता है। तो वो जो हमारा धरातलीय गुण होता है, यानी कि बेस जो धरातलीय गुण होता है, उसी को पोत कहते हैं, उसी को टेक्चर कहते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए टेक्चर जो है पोत, यानी कि टेक्चर देखा जाए पोत, तो इसकी जो श्रेणियां हैं, इसकी जो श्रेणियां हैं, वो श्रेणी के आधार पे अगर देखा जाए, श्रेणी के आधार पे देखा जाए तो वो श्रेणी के आधार पे 3 भागों में या तो हमें पोत प्राप्त होता है, किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, या तो हमें प्राप्त होता है, यानी या फिर हम किसी चीज़ के प्रयोग से जो है हम, यानी कि जब हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो सृजित करते हैं, यानी कि हम बनाते हैं पोत को। और एक होता है हमारा जो है अनुकृत पोत, एक होता है हमारा अनुकृत पोत। ये श्रेणियां हैं पोत की जो है, ये टेक्चर की, या तो हम जो है अनुकृत यानी कि नकल करके जो है देख लेते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। तो ये होता क्या है, हमारा प्राप्त है, प्रकृति ने दे दिया, टेक्चर हो गया, सृजित हो गया, यानी कि हम यंत्र लिए और सृजित किए, ऐसा सृजित किए कि ऐसा इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि इस तरह का टेक्चर इस दुनिया में है ही नहीं। अगर होगा भी तो हमारे आसपास नहीं है, शायद इस वर्ष में नहीं है, भारतवर्ष में नहीं है, या कहीं पर भी नहीं है। सृजन का मतलब वही होता है कि आप ऐसी चीज़ का निर्माण करिए जो नहीं हो। और अनुकृत का मतलब होता है कि आपने बनाया, तो टेक्चर आपने खुद बनाया, लेकिन नकल करके। तो ये श्रेणियां हैं 3, ठीक है। 3 तरह से जो है ये टेक्चर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी जब सृजित का आएगा, यानी कि सृजित को 2 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर हम पोत की बात करें तो सृजित को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है कल्पित, यानी कल्पना के आधार पे। देखिए बात तो वही आ गई ना, सृजित हमें करना है तो हम ऐसा कल्पना करेंगे जो हमें नहीं मिले। और यहाँ पे जो है अनुकृत, ये वाली अनुकृत यहाँ आ जाती है, ये वाली अनुकृत जो है हमारी यहाँ आ जाती है। इसीलिए कभी कभी मिलता क्या है कि अनुकृत को यहाँ से हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि पोत कितने प्रकार के होते हैं, पोत कितने प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी 2 मानता है और कभी कभी 3 मानता है, और पोत की कभी श्रेणियाँ पूछता है तो 3 मान लिया जाता है। तो इस तरह से हम आपको बता देंगे। बस यही है पोत, धरातलीय गुण ही हमारा पोत है, बाकी कुछ है नहीं, टेक्चर वही है। लिखिए पोत के बारे में, किसी वस्तु के धरातल को, किसी वस्तु के धरातल को, किसी वस्तु के धरातलीय गुण को पोत टेक्चर कहा जाता है, टेक्चर कहा जाता है, ठीक है। इसे टच करके महसूस किया जाता है, कहा जाता है जिसे छूकर महसूस किया जाता है, जिसे छूकर महसूस किया जाता है, ठीक है। पोत की 3 श्रेणियों में रखा गया है। पोत को
3 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, नंबर एक 3 श्रेणियों में रखा गया है। ठीक है, देखेंगे, लिखिए प्राप्त। इसको जो है आप लोग समझ लीजिए कि जो ईश्वर के माध्यम से प्राप्त होता है, प्रकृति के माध्यम से, वही। जैसे मान लीजिए आप पेड़ देख लीजिए, आप देख लीजिए। ठीक है, जब आप किसी भी सामान्य सा पेड़ देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके जो है उस पर जो है इस तरह के टेक्सचर बने होते हैं, जो छिलका होता है वहीं। ठीक है, वहीं पे जब आप केले का देखेंगे, तो बिल्कुल चिकना होता है और परत दर परत वो निकलती है, निकलती है। ठीक है, और उसके बाद चले जाइए आप नागफनी पर। ठीक है, नागफनी पर चले जाइए तो सिर्फ कांटे कांटे होते हैं। तो बस यही है और कुछ नहीं है, ये प्रकृति ने दिया है उसे, हम और आप नहीं दिए हैं, प्रकृति से वो प्राप्त है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम अनुकृत कर रहे हैं, यानी कि उसको देख करके जो है हम नकल करके बना रहे हैं। ठीक है, अनुकृत, उसको हम नकल करके बना रहे हैं। और एक क्या है, जब नकल करके बना लिए, पहले प्रकृति से देखा फिर नकल किया, अब नकल करके जब हम उब चुके हैं तो चलते हैं खुद हम जो है सृजित करते हैं। और इसमें जाहिर सी बात है जो है कि हम कल्पना का प्रयोग करेंगे, इसमें करेंगे। तो सृजित में लिखिए, ये अनुकृत फिर यहाँ चला आता है। अनुकृत कैसे अभी बता रहे हैं आपको, ये अनुकृत और कल्पित। ठीक है, काल्पनिक कर लीजिए, कल्पित भी सही है लेकिन काल्पनिक कर लीजिए। कैसे, ये अनुकृत यहाँ कैसे चला आया, सृजित के अंतर्गत कैसे चला, इसीलिए कहा जाता है कि पोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राप्त और सृजित। ठीक है, प्राप्त और सृजित, पोत की 3 श्रेणियां होती हैं, प्राप्त, अनुकृत, सृजित। ठीक है, पोत 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राप्त, सृजित। ठीक है, ये अनुकृत यहाँ कैसे चला आया, सृजित का मतलब होता क्या ये बताइए। सृजित का मतलब सीधा होता है निर्माण करना। अब अनुकृत, आप ठीक है हम नकल कर रहे हैं, कर तो निर्माण हम ही रहे हैं, हम मानते हैं कि हम नकल कर रहे हैं लेकिन निर्माण तो हम ही कर रहे हैं। सृजित मानते हैं कि हम कल्पना के आधार पे कर लिया, ऐसा हमने कभी देखा नहीं, हमने ऐसा देखा तो सृजित कर लिया, हमने ऐसा नहीं देखा तो सृजित कर लिया। इसलिए अगर हम श्रेणियों के आधार पे देखें तो 1 2 3 और प्रकार के आधार पे देखें तो 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा पोत है। ठीक है, आगे देखेंगे, कुछ लोग इतना हो गया। आगे देखेंगे, कुछ लोग पोत 3 प्रकार के माने हैं, यानी कि श्रेणियों से भी ऊपर चले गए और इन 2 से भी ऊपर चले गए। और क्या माने, प्राप्त, अनुकृत, सृजित। इन्हीं को श्रेणी में न रख के प्रकार समझ लिया है, 3 प्रकार। तो यही सेम लिख लीजिए, प्राप्त, अनुकृत और सृजित। किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आप हंसिएगा नहीं, आप सभी लोग। ठीक है, अगर आए प्रकार तो मान लीजिए ऑप्शन में 3 नहीं है तो 2 करके आना है, श्रेणी में ऑप्शन में मान लीजिए 2 नहीं है और श्रेणी में 3 है तो 3 करके आना। श्रेणी और प्रकार आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसमें जो है आपका हमने बताया, ये जो प्राप्त पोत है ये प्रकृति देती है, जो अनुकृत है हम खुद देख करके बनाते हैं, लेकिन ये जो हमारा सृजित में काल्पनिक है ये हम जो है कल्पना के आधार पे बनाते हैं। चलिए, 6ठे नंबर पे अंतराल है आपका, 6ठे नंबर पे अंतराल है। छठे नंबर पे अंतराल है, लिखिए छठे नंबर पे अंतराल है।
अब देखिए अंतराल है क्या, अंतराल जो है हमारा क्या है, अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र, ये हमारा जो है अंतराल है, ये हमारा जो है अंतराल है। इसी पर जो है कलाकार कार्य करता है, इसी पर जो है कलाकार हमारा कार्य करता है। यानी कि हमारे लिए वर्तमान समय में ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड है वो हमारा अंतराल है, यानी कि कार्य क्षेत्र है, इसी पे हमें जो है काम करना है। तो लिखिए अंतराल स्पेस, ठीक है, इसका परिभाषा या अर्थ जो भी है इसको हम लोग देख लेंगे। लिखिए कलाकार का कार्य क्षेत्र, कलाकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र ही अंतराल है। लिखिए यह चित्र, यह चित्र या डिजाइन का वह स्थान, यह चित्र या डिजाइन का वह स्थान या आधार होता है जिसमें, वह स्थान या आधार होता है जिसमें चित्र या डिजाइन के अन्य तत्वों को, चित्र या डिजाइन के अन्य तत्वों को संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे और इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करेंगे। यह चित्र का वह तत्व होता है जिसके अभाव में, ठीक है, यह, और ये एग्जाम में आपके आ चुका है, यह चित्र रचना का वह तत्व होता है जिसके अभाव में, यह चित्र रचना का वह तत्व होता है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, चित्र रचना संभव नहीं है। कला की थियरी पढ़ा रहे थे बच्चों को, ठीक है, कला की थियरी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उसमें जो है ऐसे आया जब अंतराल, तो हमने उन लोगों से बोल दिया कि बताओ, सभी बच्चों से, कक्षा 9 के थे, ठीक है, कि आप लोग बताइए जो है ऐसा क्या है कि अगर वो आपके और हमारे पास ना रहे तो हम लोग चित्र नहीं बना सकते। ठीक है, उन लोगों ने जो है बहुत प्रयास किया, ठीक है, कि उसके बगैर जो है हम चित्र बना ही नहीं सकते। ठीक है, वो लोग कभी भी, एक बच्ची थी जो बोली ज़मीन, ठीक है, और ज़मीन को बोली तो हमने बोला दीवार पे बना देंगे, कागज़ पे, तो उसने बोला सर हमारा ज़मीन का कहने का मतलब ये है कि जो है जिस पर हम बनाते हैं, इतना वो बोली कि जिस पर हम बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बता पाई सर धरातल। ठीक है, उन लोगों को 3 से 4 दिन का हमने मौका दिया, और जो है वो भी फिर बाद में कन्फ्यूज, चूँकि बच्चे हैं, 9th के बच्चे कितने जो है कॉन्फिडेंट होंगे, तो वो लोग जो है नहीं बता पाए। 3 से 4 दिन का मौका उन लोगों को हमने दिया था, लेकिन उनके आंसर सुन के जो है, बच्चे हैं, उनके आंसर सुन के जो है बहुत जो है आनंद आया। ठीक है, आनंद आता है बच्चों की बातें सुन करके। ठीक है, कोई कहता है सर आँखें, कोई सर अंगुलियाँ, हाथ, अंगुलियाँ कहेंगे, फिर कहेंगे हाथ, फिर पेन, फिर पेंसिल। ठीक है, इस तरह के जो है बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों ने बताया। तो ये जो है क्वेश्चन उन लोगों से जो है हम पूछे थे। ठीक है, यह चित्र रचना का वह तत्व होता है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है, कभी भी जो है नहीं बन सकता। ठीक है, लिखिए प्राचीन शिल्प शास्त्रों में अंतराल का वर्णन, प्राचीन
प्राचीन शिल्प शास्त्रों में अंतराल का वर्णन। प्राचीन शिल्प शास्त्रों में अंतराल का वर्णन वही है कि इसमें क्या कहा गया है। इस अंतराल को जो है, इस अंतराल को किसमें, किस ग्रंथ में क्या कहा गया है, तो सम्रांगण सूत्राधार। पहले विष्णु धर्मोत्तर पुराण देख लेते हैं क्योंकि इसमें सिंपल है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसमें कहा गया स्थान। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान, ये चूंकि सिंपल है इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद जो है हम एक में आपका थोड़ा सा आपको मदद कर देंगे, बाकी दूसरा अपने आप याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्राधार। और इसमें जानते हैं क्या होता है सम्रांगण सूत्र? सूत्र वही होता है कलैवा जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो पंडित जी बांधते हैं उसको सूत्रधार भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर बांधा जाता है, यानी कि ये जो है हमारा सम्रांगण सूत्राधार कहाँ पर बांधा जाता है, बांधने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं भूमि। भूमि को भूल जाइए, बंधन याद रखिए, भूमि बंधन, बंधन सूत्र बंधन, यानी कि जिसमें देखिए सूत्र आएगा आप लोग बंधन कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए आपको याद रखना होगा। ये सम्रांगण सूत्राधार, सूत्र मतलब बंधन, बांधने का काम होता है सूत्रधार को। आगे देखेंगे हमारा अब एक ही बचा है आपका अभिलाष चिंतामणि मनोल्लास जिसको कहते हैं, अभिलाष चिंतामणि जिसको कहते हैं मानसोल्लास जिसको कहते हैं। और इसमें अब आपका एक ही बचा स्थान हो गया, भूमि बंधन हो गया, वो है आपका स्थान निरूपण हो गया, ठीक है। चलिए अंतराल दो प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे ये परिभाषा हो गया हमारा, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गया, ये शिल्प शास्त्रों के आधार पे हो गया। अब हम देखेंगे अंतराल के प्रकार, ठीक है। अंतराल के प्रकार देखेंगे क्या है, लिखेंगे अंतराल दो प्रकार के होते हैं। अंतराल दो प्रकार के होते हैं। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय अंतराल, सहायक अंतराल। नंबर 1 सक्रिय अंतराल और नंबर 2 सहायक अंतराल। सक्रिय अंतराल और आपका सहायक अंतराल, ठीक है। इसमें चित्र जो है, ये जो सक्रिय अंतराल है इसमें प्रमुख चित्र होता है, जैसे पद्मपाणि है आपका, उसमें जो है अजंता गुफा संख्या के पद्मपाणि है, तो बिल्कुल सामने पर जो है बुद्ध भगवान को दिखाया गया, पीछे बहुत कुछ दिखाया गया है। तो जो बहुत कुछ दिखाया गया है, पेड़ पौधे छोटे छोटे देवी देवता, उनको सहायक अंतराल कहते हैं। लिखिए इसमें सहायक आकृतियां होती हैं, इसमें सहायक आकृतियां होती हैं, इसमें सहायक आकृतियां होती हैं। सक्रिय अंतराल, ठीक है, प्रमुख चित्र इसमें होता है, और ये सहायक अंतराल, ठीक है, इसमें सहायक आकृतियां होती हैं। इन दोनों के अलावा एक और तरीके से, दो ही है लेकिन उसको दूसरे तरीके से माना गया है, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। कभी कभी आपके सामने वो भी दो मिल जाएंगे, तो देखेंगे सम अंतराल विभाजन। इसके पहले जो है सक्रिय सहायक के पहले हम लोग जो है रूप परत कला के मूलाधार पुस्तक में सम अंतराल ही पढ़ते हैं, ठीक है, सम अंतराल विभाजन। और दूसरा है आपका विषम या असम मतलब विषम अंतराल विभाजन, ठीक है। इसमें जो है अगर हम किसी भी आकृति को बनाते हैं इसमें, तो अगर ये हमारा जो एक वृत्त यहाँ है तो एक वृत्त यहाँ होगा, और उसके बाद अगर हम इसमें बना रहे हैं
तो यहाँ पे एक वृत्त होगा, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, ये आपका खाली भी हो सकता है। अभी बस ऐसा ही कुछ विषम अंतराल ये होता है, सम अंतराल वो होता है। तो ये जो है अंतराल के आपके प्रकार हैं, ठीक है। ये जो है आपके अंतराल के प्रकार हैं। इसी के साथ जो है हमारा जो है कला के तत्व समाप्त होते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम आप लोगों को इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे और डिटेल में पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर करिए, ठीक। धन्यवाद। हो गया सभी का? बताइए।